दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज हम एक और वन शॉट लेक्चर लेके आ गए हैं और टॉपिक आज का है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही आसान टॉपिक है। ये टॉपिक आपको इसलिए कर लेना है आज कि इसके मार्क्स हमारे एग्जाम में जाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये हम सॉल्व कर लेंगे तो हम इजीली हम एग्जाम में ऐसा कोई चैप्टर को स्किप कर सकते हैं जो आपको हार्ड जा रहा है। तो अगर आसान टॉपिक है तो उसे ज्यादा एफर्टफुली हमें क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। और आपका आज का जो लेक्चर है मैं कंप्लीटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में इतना अच्छे से आपको समझा दूंगा कि आपको फिर इसको पढ़ने में भी बहुत मजा आ जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहली बात, कितने मार्क्स का चैप्टर है, कौन से टॉपिक का चैप्टर है, और हमारे हरदम के साथ ही हमने पेन उठा लिए। कितने मार्क्स का चैप्टर है? 5 मार्क्स, कंपल्सरीली 5 मार्क्स का चैप्टर है। श्योरली 5 मार्क्स हमें मिलेंगे। इसके पहले के हमने 2 वन शॉट लेक्चर्स बना दिए थे। बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर आप ड्यूअल नेचर पे एक वीडियो बना दीजिए ताकि जल्दी से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसका कुछ टॉपिक केमिस्ट्री में भी आता है और कुछ टॉपिक फिजिक्स में भी आता है। बहुत लोगों का कहना था कि सर सेकंड पेपर पे जरा ज्यादा जोर डालिए, सेकंड पेपर पे हम क्या करेंगे, वन शॉट लेक्चर्स हम आपको डेली मैं यूटिलाइज करता ही रहूंगा। सिर्फ एक एक दिन के बाद में मैं क्या करता हूं, वन शॉट लेक्चर्स क्या कर रहा हूं, पोस्ट कर रहा हूं, ताकि ये आप सब तक क्या हो जाए, इजिली पहुंच जाए। तो आप अच्छे से एक बार चैनल को क्या कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को भी कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो बताइए अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है तो वो भी बताइए कि बुरा लग रहा है। हम यहाँ पे डेवलपमेंट के फेज में हूं, हम नहीं हूं, मैं अकेला ही हूं, लेकिन इसे मैं डेवलपमेंट के फेज के तौर पर ही ले रहा हूं और इसे मैं अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। कम रिसोर्सेस है, ज्यादा रिसोर्सेस भी नहीं है, लेकिन कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा अच्छा और किफायती टॉपिक आप तक पहुंचाने की कोशिश मैं क्या कर रहा हूं, हमेशा करता रह रहा हूं। इसलिए आपके सारे दोस्तों तक वीडियो को पहुंचा दीजिए और अपनी कॉपी लेके बैठ जाइए। हम किस पे डिस्कशन करेंगे? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक। और ये आसान नहीं है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है 1880 के बाद में शुरू हुआ। मैं इसलिए पहले से बता रहा हूं, ये चैप्टर ही कहानियों का चैप्टर है। यानी क्या होता रहा, कैसे कैसे हुआ, फिर आइंस्टाइन भाई साहब कहां कैसे पहुंच गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक, फिर उन्हें कैसे 1920 की सेंचुरी में वो उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तौर पे नोबेल प्राइज मिल गया। ये सब कहानियां ही चलती रहती है। तो हमें एक बार उसे समझ लेना है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। देखिए, ईयर था 1887 और साइंटिस्ट थे बेटा हर्ट्ज। साइंटिस्ट थे हर्ट्ज। अब 1887 में हर्ट्ज के तौर पे उनके पास एक मेटल स्ट्रक्चर था, एक मेटल स्लैब थी। और मेटल को आपको पता है कि मेटल में क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, उस मेटल पे एक लाइट इंसिडेंट हुआ। अब लाइट के पास क्या होती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। समझ लीजिए हमने फ्रीक्वेंसी को न्यू करके कंसीडर कर लिया। ओके, अब लाइट के पास फ्रीक्वेंसी, अब इस फ्रीक्वेंसी का लाइट जब जब क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लाइट के तौर पर हर्ट्ज को यह पता चला कि अपने मेटल सरफेस से क्या इमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। और जब वो लाइट एक लिमिट के ऊपर लेके जाता था तो इमिशन होता था, और जब लाइट क्या होती थी, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी उस पॉइंट से क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, तो इमिशन नहीं होता था। तो उन्हें पता चला, हर्ट्ज ने सबसे पहली बार ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कर लिया बेटा, ऑब्जर्व कर लिया। यानी उनको क्या पता चला कि देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज कंसिडर्ड बाय लाइट, कि जिस फ्रीक्वेंसी के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट होता है। ओके, सो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फोटॉन्स, इट इज रेफर्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहली बार किसने ऑब्जर्व कर लिया था, हर्ट्ज भाई साहब ने इसे ऑब्जर्व कर लिया था। और उन्होंने कहा था कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट के वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। दिस इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो मटेरियल है जिससे लाइट इमिट हो रहा है, ये तो मेटल्स ही होंगे, और इन मेटल्स को उन्होंने कह दिया दीज आर फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स। देखिए, 2 बातें पता चली है कि एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ भी होता है, फोटो मीन्स लाइट,
इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, कि फोटोन की वजह से कौन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, फोटॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं, और उनके पास एक एनर्जी होगी, यानी जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक चेयर पे बैठा है, एक फोटोन भाई साहब आ रहा है, चेयर से उठ जा, तू बाहर निकल जा, इलेक्ट्रॉन को उन्होंने निकाल लिया, वहां पे क्या हो गया, सेटल हो गए, इलेक्ट्रॉन अब बाहर निकल के आ गया, उस इलेक्ट्रॉन को कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन्हें किसने निकाला, फोटॉन्स ने निकाला। ओके, फोटॉन्स हैव एनर्जी, फोटॉन्स के पास कितनी एनर्जी है, एच न्यू इतनी एनर्जी है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज दैट फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज नॉट वी, दिस इज न्यू। ओके, दिस फ्रीक्वेंसी, तो इतनी एनर्जी से फोटोन आ रहा है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कैसी है, ज्यादा है, तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को बाहर अगर निकाल दे रहा है तो सीधी सीधी बात है, दिस इज ड्यू टू दैट फोटोन, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस इफेक्ट को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ आ रहा है आपको? फिर इसे स्टडी करते करते फोटो सेंसिटिविटी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, ये तो हम तो सीखने ही वाले हैं, लेकिन फिर आइंस्टाइन भाई साहब ने इसे क्या कर लिया, एक बड़ा स्वरूप दे दिया, एक बड़ा सेटअप तैयार कर लिया इन्होंने, ऐसा जैसे हमने डायग्राम में निकाल लिया। अब मैं डायग्राम आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको हर्ट्ज के बारे में ज्यादा कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेटा कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक बार इसे हम क्या कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए, दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए बेटा हमारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हमने डिफिनेशन में दे दिया है, द फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। अब इस सुटेबल को मैं क्या कर लेता हूं, सुटेबल एक ये जो वर्ड है, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है हमारा, कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही क्या होगा, इमिशन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मैंने एक बार दे दी है, एक बार उन्हें देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से मैंने क्या कर लिया है, हर एक चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे इतना हम टाइम दे नहीं पाएंगे, यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा रैपिड रिवीजन के तौर पर हम इसे लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस सुटेबल को अच्छे से एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा भी नीचे। अभी डायग्राम पे आ जाइए बेटा। डायग्राम पे ये जो पूरा ग्रीन सेटअप हमने दिया है, ये हमारी एक ग्लास ट्यूब है। ओके, ये हो गई हमारी ग्लास ट्यूब। यहां पे मैंने ई करके ले लिया, और इस ई को मैं कहता हूं कि ये क्या है, इमिटर है। ओके, ये है मेरा सी बेटा, तो ये सी बन गया मेरा कलेक्टर। ओके, ये वायर सेटअप हो गया, ये मेरा नीचे कम्यूटेटर सेटअप है। कम्यूटेटर सेटअप यानी क्या, अगर एग्जाम में किसी को कम्यूटेटर याद ही नहीं आ रहा है कि कनेक्शन कैसे करना है, आप सीधे सीधे इसे बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, लेकिन कम्यूटेटर सेटअप क्यों है, कि यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, वोल्टेज यहां पे स्विच कर सकता हूं, इसलिए इसे कम्यूटेटर सेटअप कहा गया। ये यहां पे ग्लास ट्यूब में यहाँ पे ओपन स्पेस है बेटा, ये ओपन स्पेस यानी ये ओपनिंग है, और ये है विंडो, एक विंडो है जिस विंडो पे से लाइट अंदर आ रहा है। ओके, अब लाइट की एनर्जी है एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज इट्स फ्रीक्वेंसी। अब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, यानी समझ लीजिए हमारे पास इमिटर है, क्या करने वाला है, इमिट करने वाला है। इमिटर के पास इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि वो मेटल का बना है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करना है, उसे इमिट करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर एनर्जी पे ही वो इमिट करेगा, अदरवाइज वो इमिट नहीं करेगा। ओके, तो एक पर्टिकुलर एनर्जी पे ही जब वो इमिट करेगा, तब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन होगा इमिट सुटेबल फ्रीक्वेंसी पे। यानी समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मुझे इमिट होना है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन, मुझ पे लाइट आ रहा है, और मैं कह रहा हूं कि मेरी जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी है वो है 100। ओके, और मुझ पे इंसिडेंट हो रहा है लाइट 99, 98, 94, तो मैं इमिशन में नहीं। एज सुन एज दैट फ्रीक्वेंसी लेवल टचेस टू 100, मैं क्या हो जाऊंगा बेटा, इमिट हो जाऊंगा। ओके, मैं इमिट हो गया। और अगर 101 है तो क्या होगा, कि जो 100 से मैं बाहर निकला और 1 से मुझे क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, और मैं किस तरफ ट्रैवल होने लग गया, कलेक्टर तक ट्रैवल होने लग गया। यानी देखिए कैसे हो रहा है, कि पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, फिर इलेक्ट्रॉन को बची हुई एनर्जी से क्या किया, आगे ढकेला। समझ में आ रहा है आपको कितना इजी है? ओके,
तो इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है, इमिटर के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाते हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। अब इनका डिपेंडेंस भी हमें चेक करना है अच्छे से कि फ्रीक्वेंसी जैसी जैसी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, तैसे वैसे वैसे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते जाएंगे। आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप में डायग्राम निकालनी कंपलसरी है बेटा, डायग्राम तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। प्लस आपको एक टॉपिक भी कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे मैंने कह लिया इट इज म्यू जीरो। क्या कह लिया इसे, न्यू जीरो। और न्यू जीरो अगर इसे मैंने कह लिया तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसकी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन फॉर विच electron is emitted from metal surface, that is photoelectric effect। समझ में आ रहा? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी क्या, इतनी फ्रीक्वेंसी लाइट की मिनिमम होनी जरूरी है, कंपलसरी है। थ्रेशोल्ड के नीचे अगर फ्रीक्वेंसी चली गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखना ही नहीं है, उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा ही नहीं। इसको मैं ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करने वाला हूं, लेकिन आपको थ्रेशोल्ड समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वैसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होती है बेटा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है तो वेवलेंथ कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन उसे याद नहीं रखना, हमेशा लर्न कैसे करना, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ही करना है। हमेशा जो लर्निंग है वो इन टर्म्स ऑफ कैसे चलना है, फ्रीक्वेंसी ही चलना है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन फॉर विच इलेक्ट्रॉन इमिटेड और इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, इट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सेटअप में हमें ये स्ट्रक्चर पता चल रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये विंडो है, वैक्यूम है, ये विंडो है, ग्लास ट्यूब है, आपको इसे अच्छे से एक बार क्या कर लेना है, कंस्ट्रक्शन में लिख लेना है। और फिर ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या लिखना है, सिर्फ 2 पॉइंट्स में, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन एनी मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम दैट मेटल सरफेस। बस सफिशिएंट हो गया, दिस इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन सेटअप हो रहा है कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो आपको यही क्वेश्चन ऐसे आएगा, फैक्टर्स ऑन विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स। ओके, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड कर रहा है। सबसे पहला फैक्टर तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट तो है ही, वैसे वो इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट भी है, केवल लाइट की इंटेंसिटी। एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, देयरफॉर फोटो करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। इस करंट को फोटो करंट ही कहेंगे ना, इसे कहेंगे फोटो करंट। तो वैसे एक बार मैं पूरा सेटअप एक बार बता देता हूं, ऑन विच फैक्टर्स इट डिपेंड्स ऑल्सो। चलिए अब अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि फैक्टर ऑन विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी कौन सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके, ये आगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट यानी म्यू, यानी ब्रैकेट कंप्लीट कर लेंगे। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही एक बार अच्छे से एक बार देख लेंगे ताकि हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। समझ लीजिए, हमने एक्स एक्सिस पे ले ली फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस पे ले लिया करंट। अब ये करंट जो होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो क्या बनेगा, जैसे जैसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक हमें क्या दिखना ही नहीं है, हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिखना ही नहीं है। यानी ऐसा एक ग्राफ बन जाएगा और इस पॉइंट को मैं क्या कर लूंगा, म्यू जीरो कह लूंगा। और म्यू जीरो क्या होगी, मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये होगी मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी इतनी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर करंट। ओके, ये होगी मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपको समझ में आ रहा है कि इसके नीचे जब फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है तब कोई इमिशन नहीं है, तब कोई भी टाइप का फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें दिख नहीं रहा है। हाँ, इसके आगे धीरे धीरे दैट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, दैट करंट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। ये होगा हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का टॉपिक। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद में जैसे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वैसा एक और इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट,
मैं ग्राफिकली इसलिए बता रहा हूं बेटा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ज्यादा कुछ करना ना पड़े। ओके, ग्राफ ये भी आप अच्छे से एक बार सीधे सीधे ही ध्यान रख लो। ऐसा सीधा ग्राफ है, यानी अगर मैंने एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी उठा लिया और वाई एक्सिस पे मैंने करंट उठा लिया, तो एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि इंटेंसिटी अगर ग्रो होगी तो ही फ्रीक्वेंसी ग्रो होगी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ग्रो होने वाली है, इसलिए इंटेंसिटी ग्रो होने वाली है, और इंटेंसिटी अगर ग्रो होने वाली है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होने वाला है, ग्रो होने वाला है। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी बात जो हमें पढ़नी है वो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसे कहा गया इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बार इसे अच्छे से समझ लेने की कोशिश कीजिए। देखिए, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में मैं एक ग्राफ निकालता हूं। समझ लीजिए मैंने एक ग्राफ निकालने की कोशिश की। अब एक बात समझ लीजिए, ये इमिटर है, ये कलेक्टर है, और इमिटर से समझ लीजिए ये मेरे हाथ में इलेक्ट्रॉन्स है, इमिटर के हाथ में इलेक्ट्रॉन्स। अब इमिटर से धीरे धीरे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। और एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा कि इमिटर के पास के सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं, इमिट हो चुके हैं। ऐसा टाइम तो आएगा ही ना। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो चुके हैं, कहां पे चले गए, कलेक्टर के पास चले गए। और कलेक्टर के पास अगर वो चले गए हैं तो ये इससे ज्यादा करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। इससे ज्यादा करंट हमारे सर्किट में फ्लो होना ही नहीं है। और अगर इस सर्किट में इससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं हो सकता है तो इस टाइप ऑफ करंट को हम कहेंगे सैचुरेशन करंट। एक वर्ड समझ लीजिए, कौन सा करंट है, सैचुरेशन करंट। यानी ये आई मैक्स बन गया कि इससे ज्यादा करंट हमारे सेटअप में प्रोड्यूस होना ही नहीं। और जब हम कम्यूटेटर का इस्तेमाल करेंगे और पोटेंशियल को रिवर्स कर लेंगे तो करंट क्या आ जाएगा, कम कम होते जाएगा। लेकिन जीरो करंट आने के लिए आपको पोटेंशियल कैसे लेके जाना पड़ेगा, माइनस में लेके जाना पड़ेगा। बात सुन लीजिए, अगर जीरो पोटेंशियल, जैसे करंट जीरो पे है तो पोटेंशियल पे भी जीरो आना चाहिए ना, तो ऐसा नहीं होता है। अगर सैचुरेशन करंट यहां पे पहुंच गया तो सीधा आना चाहिए, तो ऐसा नहीं आएगा। आपको करंट जीरो करने के लिए पोटेंशियल कहां पे लेके जाना पड़ेगा, निगेटिव में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन यानी ऐसा ग्राफ बनेगा बेटा, ये आपका हो गया सैचुरेशन करंट। ओके, और ये पोटेंशियल बन गया। इस V0 को मैं एक नाम दूंगा, V0 को स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। ओके, या रिटार्डिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन सब। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन करंट के बाद में मैं क्या करूंगा, सर्किट के स्ट्रक्चर्स रिवर्स कर लूंगा और पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो पे नहीं आएगा, वो माइनस में चला जाएगा दोस्तों। ओके, तो ये दो टर्म आपको याद रख लेनी है। सैचुरेशन करंट, दिस इज द मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस्ड इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Stopping potential, it is the negative potential, minimum negative potential for which the electric current or photoelectric current is zero. It is considered to be effect. It is considered to be stopping potential. ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक बार अगर हमने समझ लिया तो अब हमारे पास इस चैप्टर का ब्लैक बॉक्स आता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन का क्या कहना था, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था, उसे एक बार देख लेते हैं। चलिए देखते हैं आइंस्टाइन साहब का क्या कहना था इन टर्म्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आसान कहना था उनका, बहुत ही इजी टर्म है, आप समझ लीजिए एक बार शांति से। क्या था, सबसे पहले उन्होंने बोला कि एक टर्म को डिफाइन कीजिए, वर्क फंक्शन। ओके, एक वर्क फंक्शन करके टर्म है, फाई जीरो इसे कहा जाता है। उन्होंने क्या कह लिया कि द एनर्जी एसोसिएटेड with threshold frequency is work function। इसे मैं अच्छे से बताता हूं। ओके, पहले एक बार उसे लिख लेते हैं अच्छे से कि फाई जीरो इज इक्वल्स टू एच एम न्यू जीरो। इन्होंने क्या है, न्यू जीरो क्या है, इट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी इतना फ्रीक्वेंसी लगना ही है अगर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होना है। तो उस फ्रीक्वेंसी के साथ में जो एनर्जी एसोसिएटेड है, बिकॉज एच न्यू, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू जीरो हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई।
तो इस फ्रीक्वेंसी को, यानी आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में फ्रीक्वेंसी हटा दीजिए, एनर्जी डाल दीजिए। द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इमिटर, इट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। कौन सी वर्ड निकाला हमने? फ्रीक्वेंसी वर्ड हटा दिया, वहां पे क्या डाल दिया? एनर्जी वर्ड डाल दिया। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इमिटर, इट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। और आइंस्टाइन साहब ने ऐसा बोल दिया कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है क्या, कि जितनी भी एनर्जी आने वाली है, मैं इसको इतने इजी कर दूंगा आपके लिए। देखिए कि एनर्जी इंसिडेंट इट इज यूज फॉर टू पर्पजेस, दो पर्पज के लिए एनर्जी यूटिलाइज की जाएगी। पहली बार टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इमिटर प्लस टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। यानी पहली बात क्या होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाएगा और फिर बाहर निकलने के बाद उसे एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो बाहर कौन सी एनर्जी से निकालेंगे? समझ लीजिए एनर्जी इंसिडेंट हमारे पास h न्यू है। बाहर कौन से फंक्शन से निकालेंगे? फाई जीरो से निकालेंगे। फाई जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल, पूरी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, इसलिए इसे कहा गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहां पे भी आप देख लीजिए, इसे और डिवाइड कर सकते हैं अपन। h न्यू इज इक्वल्स टू h न्यू जीरो प्लस हाफ mv स्क्वायर। वेलोसिटी कैसी रहेगी? इसकी मैक्सिमम रहेगी। ये भी एक फॉर्मेट आ गया। अगर टोटल सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू जीरो, ये भी टर्म आ जाएगी। हमें हर एक टर्म का मतलब होना भी पता होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे h क्या कह लिया मैंने? h इट इज अवर प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, h क्या बन गया? प्लैंक्स कांस्टेंट बन गया। न्यू इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। न्यू क्या बन गई? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। न्यू जीरो इट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी बन गई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी इस पूरे स्ट्रक्चर्स में दो तीन मेजर उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताया। मैं आपको इजीली बता देता हूं कि पहला कैरेक्टरिस्टिक था, सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए, मैं यहां पे इनलिस्ट करता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो इजीली धड़ाधड़ अपन कैरेक्टरिस्टिक एक बार उसे देख लेंगे। सबसे पहले स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आइंस्टाइन साहब क्या बोले कि प्रोसेस कैसी है? स्पॉन्टेनियस है, बिल्कुल किसी को ट्रिगर करने की जरूरत नहीं है। जब उस पर सर्टन फ्रीक्वेंसी आती है तो वो इमिट कर लेता है। दूसरा, देयर इज नो टाइम लैग। नो टाइम लैग यानी क्या? कि इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में कोई टाइम पास नहीं हो रहा है। एट द मोमेंट वो इंसिडेंट कर जाता है, वो इमिट कर लेता है। ओके, जिस मोमेंट पे वो इंसिडेंट कर लिया, इसने क्या कर लिया? इमिशन कर लिया। देयर इज नो टाइम लैग, इट इज अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और इस पूरे प्रोसेस में लाइट के इंटेंसिटी का स्ट्रक्चर भी क्या है? डिपेंडेंट है। इस थ्योरी को नोबेल मिला था। ओके, आइंस्टाइन को इन थ्योरी के लिए, इस थ्योरी के लिए उन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है। एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाकी है, ज्यादा बड़ा नहीं है। डी ब्रॉगली साहब का हाइपोथेसिस। अब यहां से उन्होंने ड्युअलिटी के बारे में डिस्कशन कर लिया। आइंस्टाइन ने ही ये बात बताई थी कि फोटोन, लाइट अगर वेव है तो लाइट फोटोन भी है। ये भी आपको समझ लेना है। लाइट अगर वेव है तो लाइट पार्टिकल भी है, यानी लाइट के पास क्या है? डुअल नेचर है। तो डी ब्रॉगली साहब ने ऐसा कहा कि अगर लाइट के पास डुअल नेचर है तो मैटर के पास भी डुअल नेचर होना चाहिए। क्योंकि मैटर भी क्या है? मैटर तो लाइट का ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं? क्योंकि लाइट और मैटर दे गोज इन हैंड इन हैंड। तो एक थ्योरी बनाई गई, उसे कहा गया नेचर लव्स सिमेट्री। इस थ्योरी के आधार पर एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया नेचर लव्स सिमेट्री के आधार पे कि दैट इफ लाइट इज हैविंग डुअल नेचर तो मैटर को भी कितना नेचर होगा? डुअल नेचर होगा। उस थ्योरी को एक बार पढ़ लेते हैं और टॉपिक को खत्म कर लेंगे। हमारा पूरा लेक्चर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप एक बार देख लीजिए बोर्ड पे। चलिए बेटा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी पढ़ते हैं। किसे कहा गया? डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस।
इन्होंने एक बहुत ही अच्छी सी बात कह डाली थी, दैट नेचर लव्स सिमेट्री। अब देखिए, नेचर को सिमेट्री पसंद है, और 1924 की बात है बेटा, जब लाइट है ड्यूअल नेचर का, ये एस्टेब्लिश हो चुका था। अब लाइट को ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर यानी क्या है, ड्यूअल नेचर यानी दो पार्ट, एक है पार्टिकल और एक है बेटा वेव। तो ऐसे दोनों नेचर लाइट को है, ऐसा सेटअप हो चुका है। या आप उस साल में चले जाइए तो डी ब्रॉगली भाई साहब प्रिंस थे, फ्रांस के एक प्रिंस थे, और बहुत ही अच्छे से अपनी बातें कहते थे। और उन्होंने कहा कि अगर लाइट मैटर पे आ रहा है और मैटर अगर इमिट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वेव आ रही है और मैटर इमिट हो रहा है, ये कैसे क्या हो रहा है, ऐसे तो नहीं होगा। वेव आएगी तो वेव इमिट होगी, बिकॉज नेचर को तो सिमेट्री पसंद है। ओके, तो वेव आएगी तो वेव इमिट होगी, या पार्टिकल आएगा तो पार्टिकल इमिट होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो मैटर है उसकी भी नेचर दो है, एक वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है। उसको प्रूव कैसे किया उन्होंने, देखिए, उन्होंने आइंस्टाइन की एक इक्वेशन को उठा लिया, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, इसे मॉडिफाई करके लिख लिया एम सी इंटू सी, E इज इक्वल्स टू पी इंटू सी। ओके, E इज इक्वल्स टू उन्होंने क्या कह लिया, P इंटू सी, यानी E इज इक्वल्स टू P क्या बन गया बेटा, P हमारे पास बन गया MC, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी, P आ गया लीनियर मोमेंटम। तो P इज इक्वल्स टू E अपॉन C, ये एक फॉर्मूला बन जाता था। दूसरा एक फॉर्मूला बनता था हमारे पास C इज इक्वल्स टू E अपॉन P, लेकिन P इज इक्वल्स टू E अपॉन C हमने फॉर्मूला ले लिया। अब P इज इक्वल्स टू E के बजाय मैं h न्यू अपॉन C लिख सकता हूं ना, h न्यू अपॉन C, बिकॉज E इज इक्वल्स टू h न्यू। ओके, अब बेटा देख लीजिए, बट अगर हमने ये फॉर्मूला ले लिया V इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, तो उसे एक बार मॉडिफाई कर लेंगे न्यू इंटू लैम्बडा, तो ये भी फ्रीक्वेंसी है, यहां पे क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और C इज इक्वल्स टू V के बजाय लिया है C, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया दैट न्यू इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्बडा। देखिए सेटअप क्या हो गया, P इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा C, C कैंसिल हो गए, P इज इक्वल्स टू H अपॉन लैम्बडा। ये फॉर्मूला कहा गया डी ब्रोगलीज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या कहा गया, डी ब्रोगलीज फॉर्मूला, और लैम्बडा इज इक्वल्स टू H अपॉन P, ये कही गई डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। ये क्या कही गई, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। देखिए कैसे सेटअप हुआ है अच्छे से, लैम्बडा हमें क्या हो गया, लैम्बडा मिल गया था। अब इस सेटअप को कैलकुलेट करने के लिए, इस सेटअप को हमें इक्वेशन वाइज करने के लिए हमने इसे फिर से एक बार ऐसे कर लिया। देखिए P इज इक्वल्स टू, समझ लीजिए, H अपॉन लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या कर लेंगे, H अपॉन P। ये एक फॉर्मूला आप कंसीडर कर लीजिए, हम इसे इक्वेशन तक लेके जाएंगे। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ले लेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। अब इस P के बजाय मैं लिख सकता हूं क्या, मास इंटू वेलोसिटी लिख लेंगे भाई। ये इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन्स कहा गया, फॉर इलेक्ट्रॉन से अगर लाइट किया तो फॉर इलेक्ट्रॉन्स मैंने ब्लैक पेन से लिखना शुरू कर लिया। तो फॉर इलेक्ट्रॉन्स में यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू, अगर एनर्जी के लिए एनर्जी 2 भी चला जाएगा, 2 इंटू एनर्जी, एम आएगा कहां पे, डिनोमिनेटर में, ट्वाइस E अपॉन एम इज इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास, V स्क्वायर बन गया। और हमारे पास V की वैल्यू कितनी बन जाती है, अंडर रूट ट्वाइस E अपॉन एम। यहां पे अगर फॉर्मूले में डाल देंगे तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू H अपॉन एम, रेसिप्रोकल आएगा तो अंडर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, H अपॉन एम यहां पे बन गया। तो M न्यूमरेटर को चला गया, M अपॉन ट्वाइस ऑफ E, समझ रहे आप। अब ये बाहर का M अंदर अगर चला गया, H अगर अंदर चला गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, दिख रहा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, H को भी अंदर ले लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, M का भी अंदर ले लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। लैम्बडा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर इंटू एम अपॉन एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ क्या बन गया, E बन गया। एम कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू H अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम E। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दिस फॉर इलेक्ट्रॉन। E इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिख सकते हैं हम, QV लिख सकते हैं ना, Q दैट इज चार्ज, V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम
क्यू वी, क्यू के बजाय ई भी लिख सकते हैं बिकॉज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन, ये दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ दिख रहा है। तो एच अपॉन क्या बनेगा, अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम ई वी। ये कांस्टेंट वैल्यू बन गई बेटा, इज द वैल्यू फॉर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे सेटअप हो रहा है, ये सबसे पहले लाइट के बारे में हमने ग्रीन कलर में सब तैयार कर लिया और इस लाइट को इस इलेक्ट्रॉन के बारे में सिमेट्राइज कर लिया कि दोनों स्ट्रक्चर्स कैसे सिमेट्रिकल है। तो यहां तक हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स के बारे में हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थियोरेटिकली इससे ज्यादा पार्ट आपको नहीं है इस साल के एग्जाम के लिए पढ़ने को। तो मैंने इसको क्या कर लिया, एक बार रिवाइज कर लिया। आप होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, होपफुली आपको समझ में भी आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर समझ में नहीं आया है तो वो भी कमेंट्स में बताइए, और समझ में आया है बेटा तो सब तो पहुंचा दीजिए और थोड़ा सा हेल्प भी कर दीजिए चैनल को ग्रो करने में। थैंक यू बेटा, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।